न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने स्टेटमेंट्स इसमें जानी होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। सो व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेफिनेशन क्या है मोमेंटम की? कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by it is a measure of product of mass of the particle and its velocity. तो momentum is nothing but, तो P से डिनोट करते हैं हम लोग, momentum is nothing but mass into velocity। ये तो बात हमें पता है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। अगर इसके यूनिट्स के बारे में हम लिखने जाए तो यूनिट्स है इसके, जैसे मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं हम। यूनिट्स कैसे लिखेंगे? मास इज गिवन इन केजी और वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड को हम सेकेंड से मल्टीप्लाई और सेकेंड से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनटू सेकेंड्स। तो हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड्स। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकेंड्स। तो ये एसआई यूनिट है जो है न्यूटन सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड्स या केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लिखिए या फिर ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सीजीएस यूनिट लिख सकते हैं हम। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट जैसे मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो मास आ गया ग्राम्स में, सीजीएस में ग्राम्स में लिखते हैं, और वेलोसिटी आया सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड्स बाय सेकेंड। सेकेंड्स बाय सेकेंड्स क्यों लिखा मैंने? जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड्स। तो हमारे पास एक नया यूनिट है सीजीएस यूनिट, जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं? डाइन, है ना, डाइन फॉर डायनामिक्स। तो डाइन सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपने बस इसका एक यूनिट है, ये यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वी हैव सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट, ठीक है। तो दोनों आप चीजें ध्यान में रखिए, ठीक। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को आगे बढ़े, हमें अभी मोमेंटम क्या है ये समझ में आ गया है। तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हमने नया नाम दिया था और नया यूनिट बोला था न्यूटन। अगर पूरे लेटर्स लिखने हैं तो हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और इसे कैपिटल में एन लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में पूरा न्यूटन लिखना पड़ता है हमें। सो दिस इज एन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है फोर्स का, ठीक है। तो जब भी हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हमारे लिए वो बहुत काम में आने वाला है। तो अब फोर्स को हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह मैं लिखता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या हुआ? m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये भी फोर्स की डेफिनेशन है। तो मुझे पता है कि एम वी क्या है? फाइनल मोमेंटम है। मोमेंटम ही हुआ ना, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इसको फाइनल मोमेंटम को पी एफ बोल देता हूं मैं, और एम यू इज नथिंग बट इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इसको मैं पी आई बोल देता हूं। सो यहां पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं फोर्स में, दैट इज पी फाइनल माइनस, मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम। तो जब भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है इसको
डेल्टा से डिनोट किया जाता है। चेंज, किसी भी चेंज को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, इसको कैसे पढ़ा जाता है, डेल्टा पी, है ना। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। सो फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हमने अलग तरीके से लिखा है इसको। मोमेंटम का यूनिट आपको पता ही है अपॉन टाइम, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होगा। सो दिस इज योर फोर्स का डेफिनेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन अगर थ्योरेटिकली मैं लिखने जाऊं, इसको यहां मिटाता हूं मैं, है ना, क्या हो जाएगी, अगर फोर्स को डिफाइन करना है मुझे, सो आई कैन राइट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, न्यूटन सेकेंड लॉ सेज rate of change, है ना, of momentum of a body, of a rate of change of momentum of a body is directly proportional, is directly proportional to the applied unbalanced force। अब अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या, कि कुछ ना कुछ फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, और जब भी फोर्स जीरो होता है, जब भी फोर्स जीरो होता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं हम लोग, क्या है, हमारे पास इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इसका मतलब हम लोग इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज नथिंग बट फोर्स, या फिर लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, है ना, या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज फोर्स, उसी को इंग्लिश में दूसरे भाषा में बोलेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मतलब हमेशा हम टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, है ना, समझ में आया। तो टाइम ही हमें बताता है कि कितना समय बीत गया है, कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, समझ में आया। इसको हम चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे, इसको डेल्टा बोला जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, डेल्टा पी, डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। मैंने ये पढ़ना कैसे है ये बताया यहाँ पे, तो आप इन सारी चीजों को समझो और आगे बढ़ो। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना है, तो स्टेटमेंट ऐसी होगी या डेफिनेशन ऐसी होगी, द लार्ज force acting for a short time, the large force acting for a short time to produce a finite change, to produce a finite change in मोमेंटम। तो हम इंपल्स को इक्वेट कर देते हैं चेंज इन मोमेंटम से, और इसी को बोला जाता है, इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। क्या बोला जाता है इसको, इंपल्सिव फोर्स। हम बोलते हैं ना इंसानों को, लोगों को बोलते हैं कि अरे बहुत इंपल्सिव है ये इंसान, जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ये होता है इम्पल्स। तो इसका यूनिट भी हो जाएगा, है ना, क्या, न्यूटन सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा इम्पल्स का, इसका यूनिट है न्यूटन, इसका यूनिट है टाइम का, ऐसा यूनिट सेकेंड्स। न्यूटन सेकेंड्स विल बी द एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो ये एसआई यूनिट हो गया,
और अगर सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो ये हो जाएगा डाइन सेकेंड्स। सेकेंड्स तो है ही है, ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जब भी आपको इम्पल्स दैट इज फोर्स इनटू टाइम इसकी डेफिनेशन पूछे तो इसको समझाने के वक्त, समझाते हुए आपको थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। देखते हैं हम लोग उस चीज को। जैसे अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की तरफ जाते हैं हम लोग, इसी का पार्ट है, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हमें क्या बताया है कि न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स लॉ मतलब सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इंटू v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर है फोर्स, तो टी को इधर लेके जाता हूं तो हो जाएगा फोर्स इंटू टी इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां पर मैं बोल सकता हूं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम हमें मिल रहा है। सिंपल है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहां पे? ठीक है, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो जब भी आप इम्पल्स के बारे में सोचेंगे वहां पर चेंज इन मोमेंटम तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ग्राफ्स हमारे लिए बहुत ही आसान बना देते हैं फिजिक्स को, मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई कर देता है उसको। तो अगर मैं ग्राफ्स उसको लिखूं, ग्राफिकल फॉर्म में लिखूं, फोर्स और टाइम का ग्राफ अगर बने तो इम्पल्स क्या होगा? फोर्स, टाइम तो चेंज होता रहता है ना हमेशा, फोर्स अगर कांस्टेंट भी है तो यहां पर क्या मिल रहा है हमें? अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है फिर भी पार्टिकल एक्सेलरेट तो करता है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। कब हम बोल सकते हैं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। क्या मिलता है हमें? लिख लो यहां पे, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ gives impulse। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ gives impulse। ठीक है, समझ में आया? तो अगर ये मैं डॉटेड लाइन बोलूं तो यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा, और फोर्स अगर कांस्टेंट रहता है इस टाइम तक तो एरिया अंडर दिस विल गिव मी चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो आप? एग्जांपल्स बहुत होंगे आपके लाइफ में इससे जुड़े हुए। ठीक है, तो एग्जांपल्स आप हमेशा लिख सकते हो। ठीक, तो यहां पर ये मिटा देता हूं मैं, क्या क्या एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप? क्या एग्जांपल लिखोगे? कि कैचिंग द बॉल ऑफ अ क्रिकेटर, एग्जांपल्स में अगर लिखूं मैं, क्या है? कैचिंग द बॉल बाय क्रिकेटर। तो क्रिकेटर क्या करता है, या फिर अपना धोनी स्टंप के पीछे मैजिक कर देता था एकदम। तो प्लेयर क्या करता है? हैंड बैकवर्ड्स मूव करता है जब बॉल पकड़ना है, ताकि हाथ को लगे ना, या फिर ग्लव्स पहने होते हैं हमने, आपने देखा होगा कि क्रिकेट में ग्लव्स या फिर फुटबॉल में ग्लव्स जो होते हैं,
तो प्रोटेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, एक बफर डेवलप हो जाता है, या फिर हाथ पीछे करने से क्या हो जाता है, उससे टाइम ज्यादा मिल जाता है, तो इम्पैक्ट कम लगता है, इम्पल्स कम लगता है। ठीक है, सो इट अप्लाइज लेसर फोर्स एंड द हैंड्स ऑफ द प्लेयर आर नॉट इंजर्ड। ठीक है, तो कैचिंग अ बॉल एक एग्जांपल हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकता है कि जंपिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड, क्या हो सकता है, जंपिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड। जंपिंग ऑन हीप ऑफ सैंड क्या बोल सकते हैं, जंपिंग ऑन हीप ऑफ सैंड, कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर रहे हो नीचे, और नीचे कंक्रीट है ना, एकदम हार्ड सरफेस है, तो क्या हो जाएगी, इतने जोर से आपके पैरों को झटका लगेगा कि इंजरी हो जाएगी। वही अगर वहां पर मार्शी लैंड है या सैंड है, तो क्या हो जाएगा, आपके पैर जब सैंड के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो धीरे 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 नीचे चले जाएंगे और इम्पैक्ट कम हो जाएगा, आपको टाइम ज्यादा मिलेगा स्लो डाउन होने के लिए। सडनली आपका स्पीड कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी सडन चेंजेस होता है वहां पे जर्क लगता है, वहां पे इंपल्स क्रिएट होता है ना। हम बोलते हैं ना दोस्तों को, कोई जो जल्दी चिढ़ जाते हैं, है ना, तो हम बोलते हैं बहुत इंपल्सिव है यार, जल्दी इसको गुस्सा आ जाता है। सो लाइक दैट। फिर हम जब भी ट्रेन से या बस से जंप कर जाते हैं, है ना, बोल सकते हैं जंपिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और ट्रेन, फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल बोल सकता हूं, या बस और ट्रेन, मूविंग बस और ट्रेन। समझ में आया? ठीक। फिर ये भी हमें क्या करता है कि अगर हम सडनली बस से या ट्रेन से जंप करके रुक गए प्लेटफॉर्म पे, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन मूविंग थी इसलिए आप भी ट्रेन के अंदर मूविंग थे, और जैसे ही आप जंप कर गए नीचे, वहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप रुक गए प्लेटफॉर्म पे तो आप नीचे गिर जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मुंबई में या फिर बड़े मेट्रो सिटीज में ट्रेन, चलती ट्रेन से उतरते हैं या बस से उतरते हैं, वो थोड़े दूर तक भागते हुए ही आगे निकल जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की बात चल रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर हमारे गाड़ी में शॉक अप्स होते हैं या फिर स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग और शॉक ऑब्जॉर्बर्स इन व्हीकल्स, उसका भी यही काम है। ठीक। फिर गाड़ी के अंदर सीट में होता है ये, या फिर हम पैकेजिंग करते वक्त, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन से जो पैकेजिंग करके आते हैं, या फिर वो कांच के कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स आता है, ग्लास वेयर्स आते हैं, है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन में कोलाइड हो सकते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल की पैकिंग, पैकिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। ठीक है, या फिर जो रनिंग करते हैं, एथलीट्स करते हैं, उनको सडनली वो रुक नहीं सकते फास्ट रेस में, थोड़े दूर तक कंटिन्यूसली उन्हें भागना पड़ता है। अगर वो सडनली स्लो हो जाएंगे या रुक जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इंजुरी हो जाएगी, गिर जाएंगे। ठीक है, सो एथलीट्स आर एडवाइज टू रन फार्दर फ्रॉम देयर फिनिशिंग पॉइंट, है ना, इससे होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इम्पल्स के बारे में जानना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं जो आप रेगुलर डेली लाइफ में तो करते हो, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो इम्पल्स को हम और एक नाम से देखेंगे, दैट इज इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बोलते हैं कि इम्पल्स ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट और कोलिजन।
तो जब भी हम कोलिजन करते हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स इनटू टाइम इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या हो गया, इम्पल्स, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम, ये हमारा स्टेटमेंट है। जिस बॉडी पे फोर्स लगता है उस बॉडी की वजह से उसका मोशन चेंज होता है। अगर मैं धक्का मारूं इस पेन को तो इसका स्पीड मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका मास और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जैसे मैंने धक्का मारा उसका मास और वेलोसिटी मोमेंटम चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो मैक्सिमम फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इंपल्स डिपेंड अपॉन टाइम। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्रिकेटर किसी बॉल को हिट कर रहा है तो शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ स्पैन में अगर वो बाउंड्री या फिर इतना अच्छे से उसको क्लिक या हिट कर दे बॉल को, तो हम बोलते हैं यार टाइमिंग बहुत परफेक्ट है इस प्लेयर की, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसी को हम बोलते हैं कि इम्पैक्ट। अगर टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, है ना, समझ में आया। तो वाइसे वर्सा है ये। तो हम ये यहां पर बोल सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है और हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए, अगर मैक्सिमम फोर्स अगर चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, टाइम क्या हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ टाइम इज शॉर्ट फोर्स प्रोड्यूस इज लार्जर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर लिखे फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाय टी, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो एकदम शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब दो गाड़ियां आई और एकदम शॉर्ट स्पैन में कोलाइड कर गई, तो इतना ज्यादा फोर्स वहां पर लगेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा कूदने का, कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। तो टाइम बहुत कम होता है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, फोर्स बहुत ज्यादा लग जाता है। मैक्सिमम फोर्स वाली कंडीशन है ये इम्पैक्ट और कोलिजन की, समझ में आया। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब टाइम एकदम छोटा होगा, मतलब शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, समझ में आया क्या। सो दिस इज व्हाट योर इम्पल्स ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट और कोलिजन, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, है ना, जो आप